अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तसव्वुर मीरा और आज मेरे पास एक बहुत अजीम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर अदरीस खान, जिनका ताल्लुक ईस्टर्न मेडिसिन से है और ये स्पीरी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह खैरियत से का हैं सर। आप? आप ठीक है सुनाएं, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह। हम आपको वेलकम करते हैं शो में। थैंक यू सर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आबादी में तकरीबन 60 से 70% लोग जो हैं वो ज़ियादतीज़ का शिकार हैं, यानी जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहें कि उनको शुगर है। तो इन लोगों के अक्सर बेशतर आजकल रमज़ान के दिनों में ये सवाल आते हैं कि जी रोज़ा रखा जाए कि ना रखा जाए, रोज़े में सुबह क्या ग़िज़ाएँ ली जाएँ, रोज़े में क्या परहेज़ हैं और इसके साथ क्या रोज़ा को कोई अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी क्या इनिशिएटिव्स हों। तो इस बारे में हम आज अपनी एक बहुत ही कीमती शख्सियत हमारे पास मौजूद है, उनसे राय लेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो ये मुझे बताएं कि ये रमज़ान के अंदर जो शुगर के मरीज़ हैं, इनके लिए सबसे पहले आपका क्या है कि ये रोज़ा रखें या ना रखें? देखिए, ये डिपेंड करता है, चूँकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इनकी जो शुगर होती है वो डेली अप एंड डाउन हो रही होती है मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में। मतलब उनकी नींद के हवाले से, उनकी डाइट के हवाले से, उनकी डेली वर्किंग के हवाले से चीज़ें जो है अप एंड डाउन आ रही होती हैं। अगर तो कोई ऐसा पेशेंट है, और सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट को अपना जो डॉक्टर है उसके साथ एक क्लोज रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक हो एक गया। क्लोज टच में रहें और बाकायदा फॉलो अप में रहें। ये एक ऐसी मर्ज है, इसकी एक चेकअप पे, एक टेस्ट पे या एक दिन की डिस्कशन पे आप कोई बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकते। यानी कि इसकी एहतियात है, इसकी क्योर नहीं है। देखिए, क्योर पे तो हम बाद में बात करेंगे। एहतियात के हवाले से मैं ये चाह रहा हूँ, इसको बार बार अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करने की जरूरत होती है। ठीक हो गया। फिजिशियन को पता चलना चाहिए कि अगर इसकी शुगर हाई होती है तो कितनी हाई होती है, कितने देर बाद होती है, किस किस कंडीशन में इसकी शुगर हाई होती है, और अगर लो होती है तो किस किस कंडीशन में लो होती है और किस किस तरीके से लो होती है। क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हर घंटे बाद इसकी चीजें अप एंड डाउन हो रही होती हैं। तो अपने डॉक्टर के साथ जब ये क्लोज रिलेशन में रहते हैं, बार बार अपना चेकअप करवाते हैं, डिस्कशंस करते हैं और उसको बताते हैं कि मैंने कल ये खाया था तो फिर सही है। मेरी शुगर इतनी आई, और फिर मैंने ये खाया तो शुगर इतनी आई, या आज मेरी इतनी आ रही है, कल इतनी आ रही थी, मैंने इस चीज का परहेज किया तो उससे ये हुआ। तो वो जब क्लोज अपने डिस्कशन में रहते हैं और अपडेटेड रखते हैं, मिनट टू मिनट अपडेटेड रखते हैं, फिर उसके बाद उनका फिजिशियन जो है वो ये डिसाइड कर सकता है कि इनको रोजा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन वाले को हम ओवरऑल नहीं रिकमेंड करते कि वो रोजा रखे कि जिसकी बहुत ज्यादा हाई होती हो या बहुत ज्यादा लो होती हो। इन दो कंडीशन के पेशेंट्स को तो हम ये रिकमेंड नहीं करते कि वो फास्टिंग की तरफ जाएं। अदरवाइज जिनकी दरमियानी सूरत हाल होती है उनको मुख्तलिफ चीजों के अडोप्टेबिलिटी चेंज करके रोजे के रिकमेंडेशन दी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वो लोग जिनको कोई इतनी ज़्यादा नुमाया अलामात नहीं हैं और वो क्वालिटी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उन्होंने सुबह सहरी का अगर प्रोग्राम बना लिया है तो सहरी में उनके लिए हल्का फुल्का नाश्ता या जो सहरी जिसे कहें वो क्या होना चाहिए कि उनकी शुगर भी सारा दिन मेंटेन रहे और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पूरा दिन गुजार सकें और बेहतर तरीके से वो रोजे भी रख सकें। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा अहम सवाल है कि ऐसा पेशेंट जिसने प्लान किया है कि मैंने रोज़ा रखना है और ओवरऑल कुछ ज़्यादा उसको मसाइल नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये आजकल का जो रमज़ान शरीफ है ये 15 से 16 घंटे की फास्टिंग है, तो उस कंडीशन में उसको ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में भी ना जाए, उसकी शुगर लो भी ना हो। तो वो थोड़ी मिनिमम क्वांटिटी में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी ले, प्रोटीन्स भी ले, और उसके साथ साथ हाइड्रेशन लेवल जो है वो अपना बेहतर रखे। वो ऐसे ड्रिंक्स जरूर ले, और स्पेशली जो ऐसे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बिल्कुल ना जाए, और ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं जिसमें मतलब मुख्तलिफ हमारे जो अच्छे ड्रिंक्स हैं, जिसमें हम लस्सी को बड़ा अच्छा रिकमेंड करते हैं, या और इस तरह के दही। कुछ तो दही, ठीक लस्सी है। और इस तरह के जो उसकी कुछ अपने कोई उन्होंने मशरूबात बना रखे हैं, या कुछ वो शुगर फ्री मशरूबात लेते हैं, सही। तो वो इस तरह के मशरूबात लें, वो अपने आप को ज्यादा हाइड्रेटेड रखें। ठीक है, पानी की उनकी कमी जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो है वो कुछ मिनिमम क्वांटिटी में, कुछ सॉफ्ट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी लें। मतलब अगर वो दही ले रहे हैं तो सहरी में, तो उसके साथ वो शक्कर ऐड कर लें। उससे ये होगा कि उनकी शाम तक जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा बखूबी वाज़ह तौर पे बता दिया कि सुबह ग़िज़ा में वो क्या लें। तो थोड़ा-सा ये भी अंदाज़ा दें, सहरी में परहेज़ का थोड़ा-सा बताएँ, चिकनाई के पराठे, अंडा, ज़र्दी वग़ैरह ये ले सकते हैं? क्योंकि रमज़ान के अंदर सहरी में लोग पराठे, फिर दही तो चलिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अंडे का इस्तेमाल करते हैं या मुर्गन ग़िज़ाएँ लेते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या हिदायत है?
देखिए ये जो चीजें आप डिस्कस कर रहे हैं ये तो हेल्दी लोगों में भी हम रिकमेंड नहीं करते। सही है। ऐसी चीजें जो मैदे पे बोझ होती हैं, जो मैदे को हजम करने में मसाइल होते हैं, वो नॉर्मल पर्सन में भी रिकमेंडेड नहीं है और डायबिटिक में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब आप पराठा नहीं ले सकते, आप उसकी बजाय आप खुश्क रोटी लें। ठीक है। फिर आप जो है वो अंडा फ्राई या आमलेट की बजाय आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं। सही है। चाय ले लेकिन सकते हैं डॉक्टर साहब? चाय सहरी में नहीं ले सकते, आप ठीक अफ्तारी है। में ले सकते हैं। ठीक हो क्योंकि गया। सहरी में अगर आप चाय लेते हैं तो आपको पता है चाय जो है वो डायूरेटिक होती है, पेशाब आवर होती है। तो जैसे ही आप सहरी में चाय पीते हैं तो वो आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल होता है वो फौरी तौर पे विद इन 2 to 3 आवर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक फिर है। आपने जो कि 12-13 घंटे सर्वाइव करना है तो फिर आप डिहाइड्रेटेड डे गुजारते हैं और उससे मुख्तलिफ इश्यूज पैदा होते हैं। तो चाय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो चिकनाई है वो मिनिमम रखें, लेकिन आप सैलड्स लाजमी यूज करें सहरी के अंदर। और इसके अलावा आप दूध, दही, मक्खन, लस्सी ये चीजें लाजमी ऐड करें। लेकिन जो फ्राइड आइटम्स हैं वो निकाल दें, किसी भी किस्म के, जैसे तला हुआ अंडा है, तला हुआ पराठा है। ठीक है। हाँ, एक चीज हम रिकमेंड करते हैं, वो ये कि जब रोटी तवे से पक के उतर जाती है उसके बाद अगर आपके पास देसी घी या मक्खन है सही। तो वो थोड़ा बहुत आप अप्लाई करके तो उसकी वो रोटी ले सकते हैं, वो आपको होल डे एनर्जी देती है। और बच्चों में भी ये ज्यादा हम रिकमेंड करते हैं और बड़े लोगों में भी और डायबिटिक्स में भी ये रिकमेंड करते हैं कि वो अगर इस तरह की डाइट लेते हैं तो वो फुल डे एनर्जेटिक भी रहेंगे और हाइड्रेटेड भी रहेंगे। तो डॉक्टर साहब सारा दिन रोजा रख लिया, सहरी का हमने कर लिया, अब अफ्तार के वक्त जो शुगर का मरीज है ज़ाहिर है वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा, जैसे कि आपने टर्म बोली है कि उनका शुगर लेवल कम होगा। अफ्तार में क्या खजूर से अफ्तार कर सकता है, या अफ्तार में सबसे पहली ग़िज़ा वो क्या ले, और उस टाइम के अंदर उसको मॉनिटर कैसे करे, शुगर लेवल कब चेक करे साहब? देखिए शुगर लेवल जो है वो जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऐसी डिजीज है कि आप इसको एक चेकअप पे तो देख नहीं सकते। ठीक हो गया। ठीक है ना, आपको इसको बार बार जो है मॉनिटर करना होता है। अगर उसको किसी वक्त भी सिम्टम फील हो, उसको असर के टाइम हो, जोहर के टाइम हो या मगरिब के टाइम हो, जब भी उसको कुछ थोड़ा बहुत फील हो वो शुगर लाजमी चेक कर ले अपनी कि कहीं मैं हाइपोग्लाइसीमिक तो नहीं हो रहा, वो ठीक हो उसको गया। लाजमी चेक कर ले। और बीमार के लिए आपको पता है कि इस्लाम में भी रियायात हैं कि वो रोज़ा बिल्कुल। छोड़ सकता है और इवन तोड़ भी सकता है। अगर उसको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिक जा रहा हूँ और अभी अफ्तारी को घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा है और और मैं जिंदगी जो है रिस्क पे वो चले गई है। जिंदगी रिस्क पे चली गई है, वो फेंट होना शुरू हो जाता है या उसकी वीकनेसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए इजाजत है कि फिर वो रोजा तोड़ के तो अपनी डाइट जो है वो ले ले। अच्छा, इसके साथ ना ये जो आपका पॉइंट है, जो पहले इसको मुकम्मल करके फिर अगले पे आते हैं कि अफ्तारी में वो सारे फ्रूट ले सकता है। ठीक हो गया। क्योंकि फ्रूट्स में चूंकि नेचुरल स्वीट्स होती हैं और दूसरा फ्रुक्टोज होती है, ग्लूकोज है सच कम होती है, जिसकी वजह से उसकी जो ये फ्रुक्टोज है ये रिकमेंडेड है कि डायबिटिक पेशेंट्स ले चाट कह सकते हैं। रहे हैं, दूसरे अल्फाज में अगर मैं समझूं तो चाट ले सकता है। जी जी, फ्रूट चाट ले सकता है, ठीक हो खजूर गया। ले सकता खजूर ले है। सकता है, ठीक ठीक है। है। और बाकी जितने भी मौसमी फल हैं वो सारे ले सकता है। यानी और लेकिन पकोड़े लेकिन वगैरह मेरा ख्याल है मना वो करेंगे। तो हम अभी शहरी में भी रोक चुके हैं कि फ्राइड आइटम्स तो बिल्कुल ही नहीं है ना। लेकिन चूंकि वो हमारे शुगर के कई मरीज हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि साल बाद एक दफा रमजान आता है, कोई बात नहीं, खैर है, थोड़ा सा पकोड़े कुछ समोसे देखिए ना, घर के तले हुए। देखिए रमजान साल बाद आता है, पकौड़े तो साल बाद नहीं आते ना, पकौड़े तो ठीक। सारा साल अवेलेबल है। ठीक हो गया। फास्टिंग के साथ उनको रिकमेंड अटैच ना करें। आप अदर दिनों में किसी दिन आपका बदपरहेजी करने का मूड हो तो कर लें, ताकि उस हिसाब से आप मेडिकेशन भी कर सकें, आप अपने इंसुलिन भी ले सकें। और ठीक। इंसुलिन और मेडिकेशन के बारे से मैं बड़ी एक अहम डिस्कशन करना चाह रहा था कि जो पेशेंट, जिस तरह से हम इंसुलिन के यूनिट सेट करते हैं ना, कि अगर मॉर्निंग में हम 20 लगवा रहे होते हैं तो हम शाम में 10 यूनिट्स लगवाते हैं। उसकी ठीक है। वजह ये होती है कि शाम में उसने खाना खाने के बाद सो जाना है, उसकी एक्टिविटी नहीं है और उसकी जो है मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उसका। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। लेकिन रमजान शरीफ में हम ये कहते हैं कि आप अफ्तारी के टाइम ज्यादा यूनिट लगाएं, सहरी के टाइम कम लगाएं, ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिक ना हो। बहुत अच्छी डॉक्टर ये साहब बड़ी, आपने ये हाँ, ये इन्फॉर्मेशन दी है। बड़ी अहम बात है और ये हर डायबिटिक पेशेंट की जरूरत है। और सेम यही फार्मूला उसकी मेडिसिन के साथ भी रिकमेंडेड होगा, क्योंकि जो मॉर्निंग में मेडिसिन ले रहा है उसके बाद इवनिंग तक चूंकि 14 घंटे का वक्फा है, और फिर अफ्तारी वाली मेडिसिन और सहरी वाली मेडिसिन के दरमियान उसका 6 घंटे का या 8 घंटे का वक्फा है। तो ठीक है। इसलिए इन वक्फों को मद्देनजर रखना चाहिए कि अफ्तारी के बाद चूंकि वो सारा दिन का भूखा है और उसके भूख प्यास बर्दाश्त की है, अफ्तारी के टाइम वो ईट भी ज्यादा कर रहा है, ड्रिंक भी ज्यादा कर रहा है। ठीक है। अब जब उसने ज्यादा डाइट लिया तो फिर वो मेडिसिन की डोज भी उस हिसाब से एडजस्ट करे। बिल्कुल सही होगा। अगर वो 250 की mg की मेडिसिन मॉर्निंग में लेता था तो अब वो इफ्तारी के टाइम 500 mg की ले ले। तो डॉक्टर ये साहब ये उसका डॉक्टर फैसला करेगा, लेकिन वैसे हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि 250 की ले रहा तो 500, और इसी तरीके से आप शहरी में अगर वो या पहले शाम को वो 200 mg लेता था तो 100 mg ले ले मेडिसिन, ताकि वो सारा दिन हाइपोग्लाइसीमिक में ना जाए और वो ग्लाइसीमिया उसका मेंटेन रहे।
फिर डॉक्टर साहब एक और बड़ा बुनियादी सवाल है जो अक्सर दिनों में हमारे चलता रहता है कि आपने रोज़ा रख लिया और बड़ा अच्छा दिन गुजरा, अफ्तारी भी आपने बड़े अच्छे तरीके से कर ली, लेकिन वो हम बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट को देखते हैं, उन्होंने एक चार्ट बनाए होते हैं कि जी आपने सुबह मॉर्निंग स्नैक लिया है 11 बजे, फिर आपने आफ्टरनून लेना है। इन लोगों ने जब अफ्तारी कर ली है, जो हम diabetes के मरीजों की बात कर रहे हैं, अफ्तारी इन्होंने कर ली, तो अगर रात को सोने से पहले 10 बजे को इनका स्मॉल स्नैक आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं? बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनकी डाइट कॉन्शियस चीज़ें चल रही होती हैं, ये अपनी जो नाइट है उसको यूटिलाइज़ किया करें। ठीक ठीक हो है? गया। नाइट को यूटिलाइज़ इस तरीके से करें कि ये एक ही टाइम पे इफ्तारी के टाइम पे पेट भरने की बजाय ये वक्फे-वक्फे से थोड़ा-थोड़ा खाएँ। इफ्तारी के टाइम इनको अगर भूख लग रही है 1 रोटी की तो ये रोटी का चौथा हिस्सा खा ले, फिर थोड़ा वक्फा कर ले, घंटे डेढ़ के बाद जब वो इशा की नमाज़ पे जाने लगे फिर थोड़ा-सा खा लें, तरावियाँ पढ़ के आएँ तो फिर थोड़ा-सा खा लें। सही। फिर अगर वो लेट नाइट सोते हैं तो 11-12 बजे वो कुछ और इस तरह से, और ज़्यादातर हाई न्यूट्रिशियस डाइट लें। ठीक। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स भी हो सकते हैं, सही। जूसेस हो सकते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो है वो उस टाइम पे लें, और ताकि जो सुबह का उन्होंने इतना लंबा वक़्फ़ा करना है और फास्टिंग करनी है, वो उनकी हेल्थ को डिस्टर्ब ना करे। सही। तो ये हम उसको रिकमेंड करते हैं तो इसमें। डॉक्टर साहब एक आखिरी बड़ा अहम सवाल एक और भी है जो अक्सर लोगों को दिक्कत रहती है, क्योंकि लोगों को और भी शुगर के साथ मसाइल होते हैं। जी। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को गाउट है, गैंठिया है, किसी को मैदे का मसला है। लेकिन मैदे का मसला तकरीबन हमारी 90% लोगों को है। जो शुगर के मरीज उनको साथ मैदे का मसला है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इफ्तारी के साथ वो कोई कोई जैसे आप नेचुरल मेडिसिन में एक्सपर्ट है, कोई ऐसी फाइबरस डाइट, कोई ऐसी फाइबरस चीज जिसका मैदा भी ठीक रहे, कि उनका मेटाबॉलिज्म सारा प्रोसेस रहे? देखिए, जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है, वो बेसिकली हम इसी तरीके से ही कर रहे हैं, चूँकि इसका मैदा इसलिए डिस्टर्ब होता है कि ये बहुत सारी मेडिसिन ले रहा होता है। सही है। ठीक है ना? डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहा होता है, फिर उसको जनरल वीकनेस होती है, तो साथ मल्टीविटामिन भी ले रहा होता है, उसको बॉडी पेन्स होती हैं, पेन किलर्स भी ले रहा होता है। अगर साथ उसको हाइपरटेंशन है, तो उसकी मेडिसिन भी ले रहा होता है। साथ ओवरऑल अगर उसको लिपिड्स बढ़े हुए हैं, तो स्टैटिन्स वगैरह। स्टैटिन्स वगैरह भी ले रहा होता है, या डिसलिपिडीमिया के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह वो ले रहा सही होता है। सही। तो वो उसकी मेडिसिन की तादाद ही इतनी होती है कि उसका मैदा फिर इतनी मेडिसिन बार-बार लेने की वजह से डिस्टर्ब और रहता है कुछ सारा काफ़ी। दिन वैसे भी खाली रहता है, तेजाबियत बनती है। तेज़ाबियत बनती है, इस वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। तो जो भी अभी तक हमने डिस्कशन किया है कि हमने उनको जो फ्राइड आइटम से रोका है, और उसके अलावा दूध, दही, लस्सी उनको रिकमेंड की है। इसबगोल का फ्रूट्स छिलका ले सकते हैं दूध फ्रूट्स में? रिकमेंड किए हैं, उनको मशरूबात रिकमेंड किए हैं, वो ठीक। इसलिए है। हाँ, इसबगोल का छिलका 2 तरीके से काम करता है। ये चीज ये है। जनरल इस तरह से जिस तरीके से हम लेके चल पड़ते हैं, इस तरीके से नहीं होता। इसबगोल के 2 अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। मतलब इसबगोल दुनिया की वाहिद ड्रग है जो एंटी डायरियल भी यूज़ होती है और एंटी कॉन्स्टिपेशन भी यूज़ होती है। बिल्कुल सही कहा। दुनिया की ये वाहिद ड्रग है। तो अब हमने उसका इफ़ेक्ट कैसे आता है कि जिस तरीके से हम उसको लेते हैं, जिस तरीके से इनटेक करते हैं, इफ़ेक्ट उस तरीके से आता है। अगर हम इसबगोल को मशरूब के अंदर डाल के ले रहे हैं, फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल आप जामे शीरी बना रहे हैं, स्कंजबीन बना रहे हैं, या लस्सी बना रहे हैं, उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, उसको थोड़ी देर बॉयल रखते हैं, और वो अपना म्यूसिलेज बना लेता है, और उसके बाद हम उसको इनटेक करते हैं। तो वो हमारी ओवरऑल जो मैदे की तेज़ाबियत है उसको भी कम करता है, हमारी प्यास की शिद्दत को भी कम करता है, ओवरऑल हमें वो कूलिंग इफेक्ट देता है, और उससे हमारा मैदा जो है वो ठीक रहता है, तकवीत मिलती है। तकवीत मिलती है। दूसरी साइड पे अगर एक ऐसा पेशेंट है जो कॉन्स्टिपेशन रखता है, ठीक है। डायबिटिक है लेकिन उसको साथ कॉन्स्टिपेशन होती है और कंटिन्यूअसली वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है, तो उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो रात को जब सोने लगे तो वो नीम गर्म दूध में 1 चम्मच जो है, 1 गिलास नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच या आधा चम्मच इसबगोल डाले, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। वो अच्छी तरह सोख हो जाएगा और उसका म्यूसिलेज बन जाएगा। वो फिर सोते वक्त अगर इनटेक करता है तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इंटेस्टाइनल लुब्रिकेशन है वो बढ़ेगी, और उसका स्टूल जो है वो इजीली डेफिकेट होगा। ये डॉक्टर साहब बड़ी मुफीद बात बताई है, ये आज तक किसी मेरे बड़ा इल्म में आपने इजाफा किया है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूरे 30 दिन ले सकता है रोजाना? इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जब एक दफ़ा वो इंटेस्टाइन्स लुब्रिकेट हो जाती हैं, ये 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद अगर ये ले ले, तो ये इनफ रहता है। हाँ, सही। अगर कोई हाईली सीवियर कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, तो वो दूसरे-तीसरे दिन या डेली ले सकता है। अदरवाइज़ आप हफ्ते में 1 दिन भी अच्छी ले लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल में इंटेस्टाइन्स के लिए इनफ होता है, उनको और ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। डॉक्टर साहब आपने बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन दी और मेरा ख्याल है नाजरीन ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और नाजरीन आपके इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई सवाल आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारा जो चैनल है इसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, और आपके सवाल का इंतजार रहेगा हमें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।